हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के नेक्स्ट लेक्चर पे आज हम आ जाते हैं। और आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अभी तक हमने कई टॉपिक पे बात की है, कई टॉपिक पे चर्चा किया है। अगला टॉपिक जो है वो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें हमें उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी फीचर्स और इंडियन एग्रीकल्चर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्याएं हैं, उसके ऊपर एक डिस्कशन करना, उसके ऊपर एक बात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी बहुत सारा डिस्कशन कर लिया गया है। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, माइक्रो मैक्रो से रिलेटेड भी कर लिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन इकोनॉमी के साथ ही साथ हम एक नई सीरीज लॉन्च करेंगे अपने चैनल पे, जिसका नाम अभ्यास हमने रखा है। पूरा रिवीजन मैं करूंगा, कराऊंगा आपका, चैप्टर वाइज मैं लेके चलूंगा। और उसके साथ ही साथ बहुत सारा एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज इंडियन एग्रीकल्चर पे हमको क्या चर्चा करना है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पे अगर हम बात करें कि इंडियन एग्रीकल्चर की अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, उसकी महत्वता क्या है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो आपकी जीडीपी पे आ जाती है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो कि जो इम्पोर्टेंस है वो जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी हमारा इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसका जीडीपी में काफी कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। मैंने आप देखिए लेटेस्ट डेटा लगाया है। According to data published by National Sample Office, Ministry of Statistics and Program Implementation, ये वो मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में ये बॉडी आती है जो कि आपके जीडीपी के नंबर्स को पब्लिश करती है। Q2 ऑफ 2021-22 और Q2 ऑफ 22-23 इसका जो डेटा आया है उस डेटा के हिसाब से, यानी कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वार्टर जो होता है वो अप्रैल है, मई है और जून है। सेकेंड क्वार्टर जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, तो पिछले साल का जुलाई अगस्त सितंबर का जो डेटा था उसके हिसाब से पूरी जीडीपी में, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो हम बात करते हैं उसमें तकरीबन 3.2% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का था। यानी कहने का मतलब है कि अगर 100 गुड्स का प्रोडक्शन हुआ था तो उसमें 3.2 कहां से आ रहा था? एग्रीकल्चर से आ रहा था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस साल का, यानी अभी जो इस वर्ष का जो जुलाई अगस्त सितंबर का डेटा आया है उसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 4.6% के करीब एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी रही है पूरी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हुआ है उसके हिसाब से। सप्लाई ऑफ वेज गुड की बात करें तो एग्रीकल्चर इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो गुड्स जिनको हम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की कैटेगरी में रखते हैं, वो गुड्स में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, यानी बहुत बड़ी अहम महत्वता होती है। और जैसे मान लीजिए वीट है, राइस है, पल्सेस है, इस तरीके की कमोडिटी को बात करें, यानी जो वो कमोडिटी जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ह्यूमन सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे एग्रीकल्चर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड कैटेगरी में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो है आपके रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी एक डेटा मैंने लगाया है कि अकॉर्डिंग टू सीएमआई, अब सीएमआई क्या डेटा है, क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2020 तक तकरीबन 139.6 मिलियन ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर। यानी अभी 2 महीने पुरानी बात है। 139.5 मिलियन मिलने का मतलब है तकरीबन तकरीबन 13 से 14 करोड़ के बीच में लोग जो हैं वो किस सेक्टर में हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में है। यानी रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्रीकल्चर बहुत अहम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम जो इकोनॉमिस्ट हैं वो जब रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं, रोजगार के सोल्यूशन पे बात करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर को भी बताते हैं कि ये भी एक सोल्यूशन की तरीके से है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड। एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर मशीन, इरिगेशन इक्विपमेंट। यानी इंडस्ट्रियल गुड, यानी वो गुड्स जिन जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है या प्रोड्यूस करती है, उसमें एग्रीकल्चर का भी काफी रोल है। यानी एग्रीकल्चर भी डिमांड क्रिएट करता है, यानी एग्रीकल्चर भी मांग करता है इंडस्ट्रीज के इन गुड्स को। यानी इन गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर में इसका काफी उपयोग है। यानी जैसे अगर मैं ट्रैक्टर्स की बात कर दूं, फिर मैं अगर हार्वेस्टर्स की बात कर दूं, या फिर इरिगेशन इक्विपमेंट की बात कर दूं, मोटर की बात कर दूं, जनरेटर जिसका इरिगेशन में काफी इस्तेमाल होता है, तो ये सारे के उसमें हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल गुड्स को भी डिमांड करता है। नेक्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चर और उसके अगर हम फीचर्स पे कुछ बात करें, कुछ डिस्कशन करें कि किस तरीके की इंडियन एग्रीकल्चर रही है और उसकी क्या क्या समस्याएं रही हैं, तो सबसे पहली बात जो है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है।
इंडियन एग्रीकल्चर के साथ सबसे बड़ा जो मसला रहा है वो ये रहा है कि टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल ये तो इशू रहे हैं, साथ ही साथ जो पर हेक्टेयर ऑफ लैंड का प्रोडक्शन है, जैसे मान लीजिए कि ये एक जमीन है, अब इस पे जो प्रोडक्शन की बात की जाती है, ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली जो आपकी एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री हैं, वो डेवलप्ड कंट्री के में अगर आप बात करोगे तो काफी प्रोडक्शन जो है कम है अभी भी। यानी कहने का मतलब है कि अभी भी एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर में अभी भी ट्रेनिंग पार्ट जो है उसकी कमी है। यानी ये पार्ट पे अगर काम हो तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी का इशू है वो रिजॉल्व हो सकता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि भाई एक एग्रीकल्चरल फील्ड पे अब 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन पता ये चलता है कि 8 लोग काम कर रहे हैं, तो देखने से तो लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एक्चुअली ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, ये एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी ये दिखता तो नहीं है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट जो थी वो सिर्फ 5 लोगों की थी यहाँ पे, और 5 नहीं बल्कि 8 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिडन भी कहते हैं कि ये एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। ओके, नेक्स्ट कम्स द सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो एग्रीकल्चर एक्चुअली प्री ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो बहुत ज्यादा सबसिस्टेंस था, कमर्शियलाइज नहीं था। यानी जो भी प्रोडक्शन होता था वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होता था, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ करता था उस दौर की अगर हम बात करें। तो ये भी एक समस्या है कि अगर सबसिस्टेंस है तो यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन या फिर एक्स्ट्रा जो इनिशिएटिव होता है वो भी एक तरीके से नहीं किया जा सकता है। ओके, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। So majority of farmers in India are small or poor farmer. Owing to this fact, they cannot afford modern input for the production. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अब आज के जमाने में हमने देखा है कि बहुत सारे जो डेवलप कंट्री हैं, वो बहुत सारे डेवलप कंट्री बेसिकली इस वक्त जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें अगर आप देखोगे तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स केमिकल्स वगैरह का जो छिड़काव होता है वो ड्रोन के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ऊपर जाता है, जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो पा रहा है। यानी आज भी भारत का जो कृषि है वो बहुत ही ट्रेडिशनल अंदाज में होता है। प्रॉब्लम की बात करें, लास्ट टॉपिक पे अगर हम बात कर लें कि एग्रीकल्चर की एक्चुअली समस्याएं क्या है, यानी हमने बात किया कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे एक अहम रोल प्ले करता है, किस तरीके का इंडियन एग्रीकल्चर है उस पर भी हमने बात किया, उसकी प्रॉब्लम्स पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इशू है वो आपका है क्या है, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि एग्रीकल्चर में परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है। यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी करना है तो आज भी इन द ईयर 2022 वी आर स्टिल डिपेंड अपॉन द रेनफॉल, अभी भी हम रेनफॉल पे डिपेंड है। यानी रेनफॉल अच्छी हुई तो प्रोडक्शन ऊपर जाएगा, रेनफॉल अच्छी नहीं हुई तो प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं रहेगा। कन्वेंशनल आउटलुक, यानी एग्रीकल्चर को अभी भी एक आप समझ सकते हो कि प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता है। एग्रीकल्चर को आज भी एक तरीके से जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता है। आज भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे इसको नहीं लिया जाता है जैसे कि बाकी प्रोफेशंस को लिए जाते हैं। तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हमें कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता है। स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, होल्डिंग इन इंडिया आर नॉट ओनली स्मॉल बट ऑल्सो स्कैटर्ड। यानी लोगों के पास जमीनें, मेजोरिटी फार्मर्स जो हैं वो कम जमीनें अपने पास रखे हैं, वो भी जमीनें जो हैं वो बहुत फैली हुई हैं, जिसकी वजह से उन सारी जमीनों को मैनेज करना, उनको संभालना, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, यानी जैसे इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि जो प्रॉपर जो एग्रीकल्चर मंडी होती है वो उसकी कमी है, और पता ये चलता है कि एक बहुत बड़े एरिया में एग्रीकल्चर मंडी थोड़ा दूर होती है। तो पता ये चलता है कि जो हमारा फार्मर होता है, जो भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन वो करता है, उस प्रोडक्शन को वो मंडी तक ले जाने में उसको ये लगता है कि मैं ले जाऊंगा तो इसमें अननेसेसरी एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व हो जाएगी। यानी एक ट्रैक्टर पे उसको रखवाना, तो ट्रैक्टर का पता चला कॉस्ट हो जाएगा, तो वो सोचता है कि इन बवालों से बचो और हम अपनी लोकल मार्केट में उठा के चुपचाप से इस कमोडिटी को बेच देते हैं। अब लोकल मार्केट में ऑब्वियसली बेचेंगे तो उनको वो रेट नहीं मिल पाएगा जो रेट एक मंडी में प्रॉपरली ले जाके अगर बेचते तो वो मिलता। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसपे हमने बात किया। यानी हमने ये बात किया कि भाई इरिगेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, एग्रीकल्चर आज भी पूरी तरीके से रेनफॉल पर डिपेंड है, बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से एग्रीकल्चर को किया जाता है, कुछ टेक्नोलॉजिकल
मीडियम अडॉप्ट करने की नहीं की बात की जाती है। मार्केटिंग सिस्टम वगैरह अभी भी बहुत ही सिस्टमैटिक नहीं है, अभी भी बहुत पुराने तरीके से चल रहा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि फार्मर्स जो है डायरेक्टली मंडी से कनेक्ट हो जाएं, डायरेक्टली लेके जाएं और कहीं पे सामान अपना प्रोडक्शन बेचें जहां पे उनको सरकारी प्राइस मिल सके, जिसको हम एमएसपी कहते हैं। तो ये पूरा डिस्कशन था जो हमने इंडियन एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, उसके इंपॉर्टेंस पे बात किया, फीचर पे बात किया, प्रॉब्लम पे बात किया। इसके नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे तो एग्रीकल्चर के रिफॉर्म पे बात करेंगे कि किस किस तरीके का रिफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर में ओवर द टाइम आया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस वीडियो। स्टे ग्लेस गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स। थैंक यू।